बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। 3-4 खबरें हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और तीनों चारों खबरों को आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये निज़ाम हर रोज़ नंगा हो रहा है, बादशाह सलामत हर रोज़ नंगे हो रहे हैं और ये जाली निज़ाम भी और जाली निज़ाम के सहूलतकार भी हर रोज़ किसी न किसी शक्ल में नुमायां हो रहे हैं। और ये बात सच साबित हो रही है कि 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, पाकिस्तान में वाक़तन एक फाशिस्ट रजीम जो है वो मुसल्लत है। सिचुएशन ये है कि पहली खबर जरा हम लेते हैं जी। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी और 5 साल से ज़्यादा ईवान सदर में रहे और इज्जत से आए और इज्जत से गए। एक कारकुन भी हैं, एक प्रोफेशनल भी हैं, दुनिया उनकी इज्जत करती है और उन्होंने कोई लूट मार नहीं की और उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है, किसी किस्म का कोई और भी इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन क्योंकि ये फाशिस्ट रजीम है और हर शख्स से खौफजदा है, हर ईमानदार दयानतदार से ये खौफजदा है, जिसने हराम नहीं कमाया हर उस शख्स से ये खौफजदा है और हर उस शख्स को जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और जो हलाल खोर है उसी को ये निशान इबरत बनाने पे तुले हुए हैं। ये अजीबोगरीब सोच है इस रजीम की, तो अल्लाह ताला इनको संभाले। तो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब बहुत कुछ जानते हैं, जाहिर है 5.5 साल से ज़्यादा, और ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इसके बाद बहुत सारे मामलात से वो वाकिफ़ हैं, इसलिए उनसे भी ये सब के सब खौफजदा हैं और खौफजदा की वजह मुझे बहुत अच्छी तरह इल्म है। इसलिए उनके और तो कोई मुकदमात नहीं, उनके खिलाफ भी झूठे बेबुनियाद मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं और ये 24-26 नवंबर के मामले में उनको भी रगड़ा लगाया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट में वो गए और सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस के आगा जो हैं और उन्होंने ये मुकदमे की समाअत की है और उन्होंने जस्टिस अदनान करीम भी थे जी और उन्होंने ये कहा कि खदशा है कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिफाजती ज़मानत पर ऑलरेडी हैं सदर ममलिकत और जस्टिस के आगा ने कहा कि आप साबिक सदर हैं, क्यों आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो उन्होंने कहा जी साबिक वज़ीर आज़म को और हमारे बेशुमार सैकड़ों नहीं हज़ारों कारकुनान जो हैं वो जेलों में हैं, रहनुमा जेलों में हैं और बगैर ट्रायल के जेलों में हैं, इसलिए इस रजीम से कोई बाइज़ नहीं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा एक तो उनके लिए ऑर्डर किया सिंध हाई कोर्ट ने कि आप किसी को भी सदर ममलिकत को आप नहीं गिरफ्तार करेंगे और मज़ीद ये कि मुकदमात की तफसील मांग ली है कि क्या क्या मुकदमात हैं। दूसरा, आज तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद की गई। बुशरा बीबी अदालत में हाजिर हुई, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से उनके खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो खारिज हुई, सीधी वो अडयाला जेल पहुँची हैं और उन्होंने वहाँ पे हाजिरी लगवाई। उसके बाद उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई और फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद फिर अगली जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी और उसमें जो जज हैं शाहरुख अर्जुमंद हैं। ये मैं आपको खबर, ये असल खबर ये नहीं है कि इमरान खान और बुशरा बीबी पे फ़र्द जुर्म आयद की गई, असल खबर इससे जुड़ी हुई है कि जज शाहरुख अर्जुमन उनको आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है और भी इसमें हैं, तो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। तो ज़रा पहले ज़रा चीज़ें समझ लें। सूरत हाल ये है कि जिस जज ने इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई है, उन तमाम जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एज एडिशनल सेशन जज एज एडिशनल जज अपॉइंट किया जा रहा है, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको जज बनाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है और उनमें और वो जज शामिल नहीं जिन्होंने इमरान खान साहब को सज़ा नहीं सुनाई, सिर्फ उन जजेस को शामिल किया गया है जिन्होंने इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई। ये एक हैरत अंगेज बात है क्योंकि एक जज हैं उनमें जी, एक तो हैं हमायूं दिलावर इद्दत केस में उन्होंने मज़े ले के इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई थी और उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी ही बहुत सारी ऑब्जर्वेशन भी हैं उस केस के बारे में, जिस तरीके से उनको सज़ा सुनाई गई और उसके बाद वो सज़ा ख़त्म हो गई। तो हमायूं दिलावर साहब जी इद्दत केस में उसमें एक और केस में उन्होंने सुनाई थी जी केस सज़ा, तो उनको क्या किया गया है, उनको नॉमिनेट कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए और किसने किया है, हुकूमती रुकन बलूचिस्तान से खुर्शीद भरोचा साहब, हमायूं दिलावर का नाम आ गया है। और दूसरा
शाह रुख अर्जुमन जो कि इस वक्त केस सुन रहे हैं तोशाखाना वाला, उनको भी नॉमिनेट कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एज जज। और ये भी कहाँ से नाम आया है? ये नाम आया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से, तो उन्होंने इनको नॉमिनेट कर दिया। एक और जज हैं इस्लामाबाद के, आजम खान साहब, उनको भी अपॉइंट कर दिया, उनको भी नॉमिनेट कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए। तो ये नाम जो हैं वो आए हैं, और इसके साथ साथ बाकी नाम भी हैं, बाकी को वकला हैं, लेकिन ये 3 नाम जो हैं वो ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट सिचुएशन डेवलप हुई है जी। और इसमें हुमायूं दिलावर साहब ने भी फैसला सुनाया, और तोशाखाना 2 अर्जुमन शाहरुख अर्जुमन सुन रहे हैं, और इसमें जस्टिस हैं नासिर जावेद राना साहब, जज हैं जो कि साहब अदालत के सीनियर जज हैं। उनको नॉमिनेट नहीं किया गया क्योंकि वो अभी तक सज़ा नहीं सुना रहे हैं, और इसी तरीके से ये चल रहा है जी। तो इनको आपस में अब जोड़ लीजिएगा कि किस तरीके से ये ब्राइब किया जा रहा है या तोहफा दिया जा रहा है, और इसके अलावा क्योंकि समझ नहीं आ रही हमारी कोई ये सब कुछ, क्योंकि जुडिशल कमीशन में आपको मालूम है कि इन्हीं की मेजॉरिटी है और गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, और जब गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होगी तो फिर उसके बाद पीछे कोई रह नहीं जाता। और शाहरुख अर्जुमन, और मैंने आपको बता दिया सारे नाम, इस तरीके से बाकी कुछ नाम हैं, लेकिन जब जुडिशल कमीशन में जाएगा तो वहाँ पे मेजॉरिटी गवर्नमेंट की होगी, और गवर्नमेंट जो है वो जिसे चाहेगी जज मुंतखब कर लेगी। तो इससे पहले भी आपको मैं याद बता दूं कि रफ़ीक तारड़ साहब थे, और मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस सजाद अली शाह, चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के खिलाफ जो बगावत हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हमला करवाया था, नून लीग का दौरे हुकूमत था, और उसमें फिर इनके अरकान कौमी असम्बली और ये सारे, तो उस वक्त भी रफ़ीक तारड़ साहब वो गए थे मुबैना तौर पर, और कोयटा से फिर वो मैनेज हुआ, फिर वो ब्रीफ केस का जिक्र आया, और वहाँ से फिर ये सारी बगावत हुई। तो रफ़ीक तारड़ साहब को बाद में फिर सदर ममलिकत बना दिया गया। फिर सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, उसके बाद अगले जी, उनको फिर गवर्नर सिंध बनाया गया। ये सारे काम होते रहते हैं, और इस तरीके से ये अकोमोडेट करते हैं। फिर आपके जस्टिस कयूम साहब और जस्टिस राशिद अजीज मरहूम साहब, ये भी, और इस तरीके से जितने भी काम आते हैं, तो अभी वो खैर वो बाद में आता था, लेकिन ये काम जो है वो कहते हैं फौरी कर दें। तो इसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। ये तो क्लियर हो गया, और कोई मेरा ख्याल है कि कोई शक शुबा नहीं रह गया होगा आपको भी। अब आते हैं, इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की है जी हेयरिंग के दौरान। जब हेयरिंग थी उसके बाद वह है इमरान खान साहब ने कहा है जी कि अखबार में छपी खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है कि बाहर दोस्ताना माहौल अच्छा चल रहा है, खबरों से पता लग रहा है जैसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूँ। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि मैं अपने लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूँ, क़यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं, मुझे मालूमात मिली हैं सब गुडी गुडी चल रहा है। ठीक है जी। और 5 दिसंबर को इंसदादे दहशतगर्दी की समात के दौरान कारकुनों ने, उन्होंने कहा कि मुझे बताया कि गोलियां चली, लाशें गिरी, डी चौक इतना बड़ा सान्या हुआ कि लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे, और मुझे तवक्को थी कि इस मामले को पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाया जाएगा। मुझे उमर अयूब ने कंफर्म किया, इसका बयान भी है, हमारे 200 लोग लापता हैं। मैंने अपनी पार्टी को बताया कि जो लोग लापता हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालें। एनी शाहिदीन ने गोलियां चलने और लोगों को गिरते खुद देखा। डी चौक में लाइट्स बंद करके ऑपरेशन क्लीन अप किया गया, ये इमरान खान ने कहा। बड़े गुस्से में थे आज वो, और उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात बहुत सीधे हैं और जुडिशल कमीशन बनाएं, लोगों को रिहा करें। हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया, हमारे लोगों को अभी तक 9 मई में गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरे खिलाफ एक केस खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। इस पर सख्त रद्द-ए-अमल होना चाहिए। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया गया, लोग एहतजाज करते हैं और तो इन पर गोलियां चलाते हैं। उन्होंने सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, और सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान तफसीलात ज़र पाकिस्तान ना भिजवाने की मुहिम तगड़ी होगी। और इमरान खान साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि ये जो लोग बाहर फिर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो लोग बाहर फिर रहे हैं
ان کو قیادت کو کوئی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے، شرم آنی چاہیے، جفیاں ڈال رہے ہیں ایک دوسرے سے اور ہنسی خوشی مل رہے ہیں اور کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، کوئی شور و غوغا نہیں ہو رہا اور ہماری اتنی جانیں ضائع ہو گئی ہیں اور ایک خونی قتل عام کیا گیا ہے، اور یہ جو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں اور اخبارات پڑھ رہا ہوں تو وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ تو انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو ذرا جھنجھوڑا ہے، بلکہ گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا ہے کہ ہوش میں آئیں، آپ کس چکر میں ہیں۔ اور کیونکہ وہ بات صحیح ہے کہ ایک ہی دن احتجاج ہوا قومی اسمبلی میں اور باقی سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، تو میں خود حیران تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید سے میری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ جنرل باجوہ کی اجازت سے ہوئی ہیں۔ جنرل فیض جا کر جنرل باجوہ کو بریف کرتا تھا۔ جنرل فیض پر چارج شیٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹی کی اور 9 مئی کا الزام ہے، تو جنرل باجوہ کو بھی اس میں ملائیں بلائیں۔ جنرل فیض باجوہ کے ماتحت تھا اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی جنرل فیض جتنی بھی ملاقاتیں کرتا تھا بطور ڈی جی آئے اور وہ اپنے چیف سے پوچھ کر آتا تھا اور جا کے چیف کو بتاتا تھا کہ یہ میری بات ہوئی ہے، اور اکثر اوقات وہ اکٹھے آتے تھے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی 15 دسمبر کو یوم سوگ منائیں گے اور پورے دنیا میں منائیں گے، اور اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ہر صورت میں ہم سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے اور اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سلمان احمد کو شرم آنی چاہیے کہ امریکہ میں بیٹھ کر بشرا بی بی پر بےہودہ الزامات لگاتا ہے۔ سلمان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، کوئی ٹویٹ کرنی ہے تو ہم سے پتہ کر لیں۔ سلمان اور روبینہ نے بشرا بی بی کے خلاف جو ٹویٹس کی ہیں یہ احمقانہ حرکت ہے، اور انہوں نے کہا کہ موجودہ جو سچویشن ہے اس کا واحد حل جو ہے وہ انقلاب ہے اور یہ انقلاب آ کر رہے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اور ہمارے کارکن اور ہمارے رہنما جو جیلوں میں ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ باہر جو ہے ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ گلشرے اڑائے اور مزے لوٹے، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس فورم پہ ہیں، وہ سینٹ میں ہیں، وہ قومی اسمبلی میں ہیں، وہ صوبائی اسمبلی میں ہیں، وہ جہاں جہاں ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اپنا کام کریں اور ان کی پہلی پرائورٹی جو ہے آئین کی بالادستی ہے، رول آف لا ہے، جمہوریت ہے، مینڈیٹ چوری کو واپس لینا ہے۔ یہ سارے کا سارا انہوں نے کہا کہ یہ سارے کام کرنے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری ان کی نہیں ہے۔ اور یہ آج انہوں نے عمران خان صاحب نے واضح طور پر آج اپنی پارٹی قیادت کو ٹھیک ٹھاک انہوں نے لتاڑا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ بعد میں یاریاں بعد میں نبھائیں، پہلے اپنا کام کریں، کیونکہ کارکن مر رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، اور مینڈیٹ جو ہے وہ عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے، عوام کا آپ پہ قرض ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ پیغام باہر آ کے بہت سخت زبان میں آج دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمران خان صاحب کی کال ہے اور وہ براہ راست ہے، اور پاکستان کے عوام، اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں ہیں ان کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے جی، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر تمام درخواستوں کو ڈائری نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے۔ پبلک پریشر بڑھ رہا تھا، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 12 سے زیادہ درخواستیں ہیں جی سپریم کورٹ میں، اور اس میں بلوچستان بار کونسل ہے، بلوچستان ہائی کورٹ بار ہے، اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں، اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کی درخواست نمبر 550 نمبر لگایا گیا، 149 نمبر لگایا گیا۔ ساری درخواستوں کو نمبر لگنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ درخواستیں بھی اب سنی جائیں گی۔ اب اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر تو فل کورٹ بن گئی تو فیصلہ اچھا آ جائے گا، اور اگر یہ کیس ریفر ہو گیا آئینی بینچ کو تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔